जी, कोई नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स की हमने बातें की थी। ड्यू डिलिजेंस का हमने कोई प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन भी कवर किया एंड ड्यू डिलिजेंस की ही प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई 2 क्वेश्चन आज और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आपकी नई बीपीपी किट में जैकब फ्रॉम जून 11 पेपर। पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स, पार्ट बी फॉर 11 मार्क्स। तो क्या कहता है पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स? Explain the principal potential benefits of externally provided due diligence review to Jacob Company. ड्यू डिलिजेंस कंपनी अपने इंटरनल किसी स्टाफ से भी परफॉर्म करवा सकती है कि भाई ये कंपनी को हमने एक्वायर करना, ज़रा देख क्या औकात है इसकी, क्या मसले हैं इसके, हमें कैसे एक्वायर करना चाहिए। अगर किसी स्टाफ के अंदर ये स्किल्स हैं तो जो नॉर्मली कंपनी अपनी इंटरनल ऑडिटर से भी परफॉर्म करवा सकती है अगर किसी एक्सटर्नल ऑडिट फर्म से उठाया हुआ बंदा है तो, या कंपनी के पास कोई फर्म का बंदा एज ए एम्प्लॉई आ गया तो उसे काम करवाया जा सकता है। लेकिन अगर कंपनी ये काम एक्सटर्नल किसी फर्म से लेती है तो उसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं? क्या बेनिफिट हो सकते हैं कि इंटरनल स्टाफ की बजाय किसी एक्सटर्नल फर्म से ड्यू डिलिजेंस अगर कंपनी परफॉर्म करवाती है तो कंपनी को क्या फ़ायदे होंगे? एक्सपर्टीज़ मिल जाएंगी। इंटरनल स्टाफ के पास शायद उतना एक्सपीरियंस, उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है जो एक्सटर्नल किसी फर्म से आप लोगे, क्यों? उनका ये रूटीन का काम होता है तो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। दूसरा, एक्यूरेसी, वो एक्सपर्टीज़ में बात आ गई। मैनेजमेंट का टाइम सेव हो जाएगा कि इंटरनल पर्सन अल्टीमेटली इस काम के लिए तो नहीं आपने रखा हुआ, हाँ क्यों? ये रूटीन काम आपका नहीं है तो अगर वो ये काम करेगा तो उसका जो रूटीन काम था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अपने रूटीन फंक्शन को स्टाफ चलाता रहेगा और ये काम भी आपका एक्सटर्नली आपको अवेलेबल हो जाएगा। इंडिपेंडेंट रिव्यू मिलेगा, क्यों? इंटरनल स्टाफ जाएगा तो शायद अपने से रिलेटेड रेलिवेंट चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेगा। बाहर से कोई स्टाफ जाएगा तो उसका कोई उसमें पर्सनलाइजेशन नहीं है तो एक इंडिपेंडेंट रिव्यू रिपोर्ट आपको देगा। तो स्टाफ का टाइम जो है वो सेव होगा, मेंटेन रहेगा अपना काम रूटीन से, ये भी साथ चल जाएगा। इंडिपेंडेंस और एक्सपर्टीज़ मिलेंगी। 6 नंबर के लिए कोई 3 पैराग्राफ 2-2 नंबर के लिखे जा सकते हैं। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन फॉर 11 मार्क्स, रिकमेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये क्या था? डॉक्यूमेंट्स के नाम, डॉक्यूमेंट्स के नाम। Recommend additional information which should be made available for your firm's due diligence review. मीन इस कंपनी का ड्यू डिलिजेंस रिव्यू आप परफॉर्म करने जा रहे हो तो आपको क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मीन डॉक्यूमेंट आप देखोगे वो बताने हैं। एंड एक्सप्लेन द नीड फॉर द इंफॉर्मेशन, और साथ आपने बताना है कि उससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लाइक जिस कंपनी को एक्वायर हम करने जा रहे हैं, पता चला जिस कंपनी ने लोन लिया हुआ है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होगा? लोन एग्रीमेंट। इन्फॉर्मेशन वहाँ से क्या मिलेगी? अमाउंट ऑफ लोन की मिलेगी, इंटरेस्ट रेट की मिलेगी, टाइम पीरियड की मिलेगी, एंड स्पेशली कोवेनेंट्स अटैच टू द लोन कि इन केस ऑफ चेंज ऑफ ऑनरशिप हमें लोन फौरी पे बैक तो नहीं करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन मीन डॉक्यूमेंट का नाम देना है और साथ हमने क्या करना है, बताना है कि उस डॉक्यूमेंट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पता चला जी जिस कंपनी का हम एक्वायर करने जा रहे हैं उस कंपनी के 4 ऑनर हैं, तो हमें देखना होगा ना, ऑनर 4 है तो किसके पास कितनी कितनी होल्डिंग है, मेजर शेयर होल्डर कौन है या इक्वली है, क्यों? हमने क्या करना है, डिस्कस करनी है बिड प्राइस, और वो किससे करनी है ये हमें देखना होगा। तो इन्फॉर्मेशन क्या होगा? शेयर होल्डर रजिस्टर। इसमें से हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या? अबाउट शेयर होल्डिंग, लाइक हु इज़ अ मेजर शेयर होल्डर टू होम वी नीड टू डिस्कस द शेयर प्राइस या बिड प्राइस। क्या कह रहा है? तो क्या करने जा रहे हैं हम? ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करने के लिए हमें क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मीन डॉक्यूमेंट हमें क्या देखने हैं, और साथ बताना है कि उस डॉक्यूमेंट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मीन हेडिंग देंगे डॉक्यूमेंट का नाम और नीचे हम अंग्रेजी में बता देंगे कि इससे हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिलनी है। कोई स्पेसिफिक वर्डिंग यहाँ पे यूज़ ऑडिट प्रोसीजर वाली नहीं होगी, क्यों? हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रहे, ना ही ऑडिट कर रहे हैं। क्या ख्याल है? ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करने जा रहे हैं तो आपने बताना है ड्यू डिलिजेंस मीन वो फ़ायदे प्रॉब्लम देखने के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट देखोगे क्लाइंट के, और वो डॉक्यूमेंट क्यों देखोगे, मीन वहाँ से आपको क्या चीज़ मिलेगी। क्वेश्चन में आगे क्या कहता है,
You are a manager of Time and Company, a firm of chartered certified accountants. Jacob Company, an audit client of your firm, is a large privately owned company whose operations involve a repair and maintenance service for domestic customers. तो आप Time and Company में मैनेजर हो. जैकब कंपनी एक ऑडिट क्लाइंट है जो क्या करता है, डोमेस्टिक कस्टमर्स को रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज देते हैं. The company offers a range of services such as plumbing and electrical repairs and maintenance. मीन घरों के स्विच वगैरह ख़राब हो जाते हैं या नलके शलके ख़राब हो जाते हैं तो उसकी सर्विसेज देते हैं. And the repair of domestic appliances such as washing machine and cookers, as well as dealing with emergencies such as damage caused by flooding. या कुछ और गंदे गंदे काम भी करते हैं, लोगों के गटर बंद हो जाए तो वो भी जाके खोलते हैं. All work is covered by a 2-year warranty. ये कौन है, हमारा क्लाइंट. The director of Jacob Company have been seeking to acquire expertise in the repair and maintenance of swimming pool and hot tubs, as this is a service increasingly requested but not offered by the company. So they have recently identified Lockheed Company as a potential acquisition. Preliminary discussion have been held between the directors of the two companies with a view to the acquisition of Lockheed Company by Jacob Company. तो सर्विसेज स्विमिंग पूल हॉट टब्स वाली देने के लिए उनके पास ऑप्शन क्या है कि हमें ऐसी सर्विसेज वाली कंपनी लॉकहेड कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं. दिस विल बी द फर्स्ट एक्विजिशन परफॉर्म्ड बाय द करंट मैनेजमेंट टीम ऑफ जैकब कंपनी. पहली दफ़ा एक्विजिशन करने जा रहे हैं तो इसलिए हमने कहा एक्सटर्नली परफॉर्म करने से क्या होगा, आपको एक्सपर्ट रिपोर्ट मिल जाएगी. क्यों, आपके पास शायद इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, कभी ये काम किया ही नहीं आपने. Your firm has been asked to perform a due diligence review on Lockheed Company prior to further discussion taking place. You have been provided with the following information regarding Lockheed Company. इसमें Lockheed Company पे due diligence review परफॉर्म करना है. तो पार्ट बी में उसने हमें क्या कहा, क्या आपने बताना है कि ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करने के लिए आप क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करोगे, मीन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखोगे, और साथ आपने बताना है उस डॉक्यूमेंट से आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी, मीन क्या कोई फ़ायदा या नुकसान का पता चलेगा. So Lockheed Company is owner managed with 3 of the 5 board members being the original founder of the company which was incorporated 30 years ago. तो कंपनी ऑनर मैनेज्ड हैं और 3 जो हैं वो बोर्ड मेंबर आउट ऑफ 5 ऑनर हैं. तो हेडिंग हम देंगे क्या, शेयर होल्डर रजिस्टर. अंग्रेजी में हम क्या लिखेंगे, वी नीड टू एसरटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द शेयर होल्डिंग, like who is a major shareholder to whom we need to discuss the bid price. तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हेडिंग दे दी. क्यों, हमने नीचे अंग्रेजी में बता दिया कि हमें शेयर होल्डिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन मेजर शेयर होल्डर है जिसे हमें बिड प्राइस जो है वो डिस्कस करनी है, इधर एक है या एक से ज़्यादा है, क्या कहला है. क्यों, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना माइंड भी प्रिपेयर करेंगे. एक से ज़्यादा है तो बिड प्राइस हाई भी जा सकती है, क्यों, बारगेनिंग पावर बड़ी स्ट्रांग हो जाती है. The head office is located in a prestigious building which is owned by the founder family estate. तो क्या चाहिए हमें, बिल्डिंग रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट. क्यों, देखने के लिए कि इधर बिल्डिंग विद द नेम ऑफ कंपनी है रजिस्टर्ड या विद द नेम ऑफ एनी मैनेजमेंट या ऑनर है. क्यों, आफ्टर एक्विजिशन अगर कंपनी के नाम पर है फिर तो हमें एक्रू होगी, अगर किसी ऑनर के नाम पर है तो फिर शायद हमें एक्रू नहीं होगी. हो सकता है उसी बिल्डिंग की बेस वाली कंपनी का बिजनेस है, क्या कह रहा है, जैसे स्कैन्स को इसकी बिल्डिंग से निकाल दें तो शायद बिजनेस अफेक्ट होगा, क्या कह रहा है. तो हो सकता है उसी बिल्डिंग की बेस पर ही इसका बिजनेस है, तो बिल्डिंग अगर हमें ट्रांसफ़र ना हुई तो बिजनेस भी शायद अफेक्ट हो सकता है. तो इसलिए हमें उसकी ऑनरशिप देखनी है किसके नाम पर है, कि हमें ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी. हेडिंग क्या दे दी, बिल्डिंग रजिस्ट्रेशन. The company recently acquired a separate piece of land on which a new head office is to be built. तो अगेन लैंड रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट भी हमें चाहिए देखने के लिए कि कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है या किसी ऑनर के नाम पर. क्यों, कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है तो शायद हमारी बिड प्राइस में इसकी प्राइस भी रिफ्लेक्ट होगी. अगर किसी ऑनर के नाम पर है तो फिर शायद बिड प्राइस में ये रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, ना ही फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आनी चाहिए. क्या ख्याल है, अगर हमें चाहिए नहीं तो क्या ख्याल है. 3 पॉइंट मिलते हैं यहाँ से. द कंपनी हैज़ ग्रोन रैपिडली इन द लास्ट 3 years.
ग्रोथ बड़ी अच्छी है लास्ट 3 ईयर्स में. एज मोर एफ्लुएंट कस्टमर्स कैन अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग स्विमिंग पूल्स एंड टब्स. तो रैपिड एक्सपेंशन है कंपनी की. कहाँ से पता चलेगा भाई ग्रोथ रेट कंपनी का क्या है? पास्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट. क्यों हमें चाहिए? ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी देखने के लिए. क्यों? जितनी ग्रोथ रेट हाई होगी उतनी ही बिड प्राइस भी हमें हाई पे करना पड़ेगी. तो वो ग्रोथ रेट का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें क्या चाहिए? पास्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड चाहिए. क्या ख्याल है? टू टेक नॉलेज अबाउट ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी इन प्रॉफिटेबिलिटी या सेल, बिकॉज इट कैन अफेक्ट आवर बिड प्राइस. The expansion was funded by a significant bank loan agreement. Information चाहिए about amount, interest rate, time period and especially covenants attached to the loan. Like in case of change of ownership हमें फौरी पे बैक तो नहीं करना पड़ेगा. क्यों? अगर फौरी पे बैक करना पड़ेगा तो हमें ये भी देखना पड़ेगा भाई इसका फंड भी हमने अरेंज करके रखना है. And the company relies on an overdraft facility in winter month. क्यों? स्विमिंग पूल विंटर में नहीं समर में लोग यूज़ करते हैं. इन विंटर मंथ व्हेन स्मॉलर ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो राइजेस फ्रॉम मेंटेनेंस वर्क. तो ओवरड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि आइदर इन केस ऑफ चेंज ऑफ ऑनरशिप हमें ये एक्रू होगा या नहीं होगा. क्यों? अगर नहीं होगा तो फिर हमने देखना है हमने विंटर में सर्वाइवल कहाँ से करना है. क्या ख्याल है? लॉके कंपनी इंजॉय अ गुड रेपुटेशन, जो हम ग्रोथ ऑलरेडी देख चुके हैं. दो दिस वॉज टार्निश लास्ट ईयर बाय अ कंप्लेंट बाय अ फेमस एक्टर शाहरुख खान, who claimed that following maintenance of his swimming pool by Lockheed Company's employee, water contained a chemical which damaged his skin. स्किन ढलक गई है उसकी. क्यों? स्विमिंग पूल में कोई केमिकल मिला दिया था इन्होंने. A court case is ongoing and is attracting media attention. तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट क्या होगा? कोर्ट केस डॉक्यूमेंट या कोर्ट केस फाइल. इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट severity ऑफ द केस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द कंपनी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न. क्यों? अगर कोई लाइबिलिटी बनती है तो माइट भी फिर आफ्टर एक्विजिशन किसे पे करना पड़ेगी? हमें पे करना पड़ेगी. और साथ अल्टीमेटली गोइंग कंसर्न इफेक्ट भी आ सकता है. अगर फेमस एक्टर शाहरुख खान मीडिया में आ गई ये सारी बातें, क्या ख्याल है? तो हमारी कंपनी को तो कोई मुंह नहीं लगाएगा कि हमारे हीरो को तबाह कर दिया आप लोगों ने, हम भी आपसे कोई चीज़ नहीं लेंगे. हम ऑडिट नहीं कर रहे. करस्पॉन्डेंस कह सकते हो लेकिन हमने प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं करने. हम सिर्फ क्या बता रहे हैं कि इस मैटर से रिलेटेड आप क्या डॉक्यूमेंट देखोगे और क्यों देखोगे. तो मेन मसला क्या है? हमें केस की सवेरिटी देखनी है कि क्या सवेरिटी है और उसका इम्पैक्ट क्या है कंपनी की गोइंग कंसर्न या फ्यूचर के ऊपर. तो इससे रिलेटेड हमने डॉक्यूमेंट क्या देखना है? कोर्ट क्लेम कॉपी या कोर्ट केस फाइल. ऑडिट नहीं हम कर रहे कि हम चीज़ों को वेरीफाई करना शुरू कर दें. नहीं, प्रोसीजर नहीं हमने यहाँ पे लिखने. बी केयरफुल, ऑडिट नहीं है. हाँ, मीन यूँ समझो कि आप इस कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हो. ऑडिट करने नहीं जा रहे. क्या करने जा रहे हो? एक्वायर करने जा रहे हो. तो आपने क्या क्या देखना है? खरीदने जा रहे हो कंपनी को, उसके पॉइंट से क्या देखना है? ऑडिट करने नहीं गए आप ना. आप ऑडिटर हो यहाँ पे. केस की डिस्कशन के लिए वो प्रोसीजर नहीं लिखने हमने. क्या ख्याल है? सिर्फ डॉक्यूमेंट का नाम और क्यों चाहिए वो बताना है बस. इन मसला क्या है डॉक्यूमेंट देखने का? तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, वो कैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं बताना. ठीक हो गया? द कंपनीज फाइनेंशियल ईयर एंड इज 31 अगस्त. Its accounting function is outsourced to Austin Company, a local provider of accounting and tax services. कंपनी ने अपना अकाउंटिंग सिस्टम आउटसोर्स किया हुआ है किसी अकाउंटेंसी फर्म को. तो पर ISA 402 हमें एश्योरेंस टाइप 1 एश्योरेंस रिपोर्ट, टाइप एश्योरेंस 2 रिपोर्ट चाहिए. ISA स्टैंड्स फॉर हम ऑडिट नहीं कर रहे. कंपनी ने अपना अकाउंटिंग सिस्टम आउटसोर्स किया हुआ है तो हमें देखना है कॉन्ट्रैक्ट विद ऑस्टन. किस लिए?
इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि अगर आफ्टर एक्विजिशन हमें ये अकाउंटिंग सिस्टम इन हाउस चलाना है तो कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमें पेनल्टी तो नहीं पे करना पड़ेगी। क्या ख्याल है? हम ऑडिट नहीं कर रहे, ISAs इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट है, यहाँ पे अप्लाई नहीं करने। हम इन्वेस्टर हैं, कंपनी को ख़रीदने जा रहे हैं, तो उस पॉइंट से देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। क्लियर होती है बात? इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप और भी बता सकते हो कि हमें कंपनी का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए देखने के लिए कि आफ्टर एक्विजिशन अगर हमने कोई स्टाफ कटिंग करनी है तो हमें कोई रिडेंडेंसी प्रीमियम तो नहीं पे करना पड़ेंगी। हमें बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी चाहिए देखने के लिए कि क्या स्ट्रक्चर है, इधर हमें उसमें कोई चेंज तो नहीं चाहिए। क्या ख्याल है? कंपनी का पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी हमें चाहिए देखने के लिए कि क्या कंपनी की रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसीज़ हैं या क्या एसेट की डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं। 2-3 ये भी लिखे जा सकते हैं। इजी। कितने मार्क्स के लिए? एक हमने लिखना है 1.5 मार्क्स के लिए, क्यों आधा नंबर होता है एडिशन इन्फॉर्मेशन का और एक नंबर उसकी एक्सप्लेनेशन बताने का। चलिए आगे। वेरी प्रीवियस क्वेश्चन एक और हमें मिलेगा, मिजन फ्रॉम दिसंबर 13 पेपर। मिजन फ्रॉम दिसंबर 13 पेपर। और रिक्वायरमेंट चूंकि क्वेश्चन के बीच में है तो इसलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट से रीड करना शुरू करेंगे और मूव होंगे टुवर्ड्स रिक्वायरमेंट्स। यू आर अ मैनेजर इन द बिजनेस एडवाइजरी डिपार्टमेंट ऑफ गुलीन एंड कंपनी। उसने नहीं कहा आप ऑडिट मैनेजर हो। क्या ख्याल है? दिस मीन ऑडिट का नहीं, नॉन ऑडिट एंगेजमेंट का क्वेश्चन है। Your firm has been approached to provide assurance to Baltimore Company, a company which is not an audit client of your firm. दोबारा उसने क्लियर किया भाई ऑडिट करने नहीं आप जा रहे। ऑन अ पोटेंशियल एक्विजिशन, यस ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करने जा रहे हो। एक्विजिशन मर्जर केसेस में टारगेट कंपनी के ऊपर कोई रिपोर्ट देने जा रहे हो। You have just had a conversation with Mark Clear, Baltimore Company's managing director, who made the following comments. Baltimore Company is a book publisher specializing in publishing textbooks and academic journals. In the last few years, the market has changed significantly, with the majority of customers purchasing books from online sellers. This has led to a reduction in profits, and we recognize that we need to diversify our product range in order to survive. तो इसलिए दुनिया में ट्रेंड चेंज हो गया। पहले लोग पैसे होते थे, स्टूडेंट स्पेशली किताबें ख़रीदते थे डिफरेंट राइटर्स की, डिफरेंट शायरों की, वो पढ़ा करते थे। अब इनके पास टाइम ही नहीं होता किताबें पढ़ने का। क्यों? मोबाइल में 6 घंटे दिन में देना होते हैं हमने। अब पैसे हो मोबाइल ख़रीदते हैं, उसकी एसेसरीज ख़रीदते हैं। बुक स्टोर तबाह होते चले जा रहे हैं। क्या ख्याल है? ना सिर्फ बुक स्टोर तबाह होते चले जा रहे हैं, अब इस कौम से कभी कोई राइटर, कोई शायर, कोई मुफक्कर भी पैदा नहीं होगा। क्यों? ये चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ से कुछ सीख के बनेंगे ना। अब ये 6-6 घंटे मोबाइल में लगे रहते हैं, गेमें खेलते रहते हैं, पबजी पता नहीं क्या क्या खेलते रहते हैं। ये कैंडीज क्रश किए जा रहे हैं। मेरी फलां स्टेज है, तेरी क्या स्टेज है? क्या मिल रहा है उसे? अपने दिमाग, अपनी आंखों, अपने बॉडी पार्ट्स को सिर्फ थकावट और कुछ नहीं। और 4 घंटे खेलने के बाद पढ़ने बैठते हैं तो इधर पीड़ निकल आई, इधर पीड़ निकल आई और ये गए। क्यों? वो आपने ऑलरेडी थका लिया, पढ़ा कहाँ से जाएगा? जब ये मोबाइल नहीं होते थे स्टूडेंट्स के हाथ में, छुट्टियाँ होती थी पेपरों के बाद, इनका टारगेट होता था कि मैंने ये शहाब नामा इतनी मोटी बुक है 1000 पेजेस की, तो मैंने ये 1.5 माह में ख़त्म करना है। ये फ़लाँ राइटर की ये इतनी मोटी बुक है तो ये मैंने ख़त्म करनी है, और वहाँ से कुछ सीखते थे, मैच्योरिटी आती थी। अब ये मोबाइल में लगे हुए। मीन इस मोबाइल ने हमारी कौम को तबाह कर दिया, किताबों से दूर कर दिया।
ऐसी बात है ना इस कौम से कोई राइटर पैदा होगा, ना मुफक्कर पैदा होगा, ना कोई शायर पैदा होगा। अब शायर कैसे पैदा होंगे, तू लंघ जा साड़ी खैर है ऐसे शायर पैदा होंगे अब इस कौम से। क्या ख्याल है, अल्लामा इकबाल जैसा शायर पैदा होगा? उससे आधा भी कोई पैदा होगा? नहीं, ये तो पढ़ेंगे ही नहीं उसे पढ़ेंगे तो शायद उससे आधा पैदा हो जाएंगे, लेकिन नहीं। अल्लामा इकबाल की कितनी किताबों के नाम पता है आपको? ये कितने शायरों का पता है आपको? कितने राइटर्स के नाम आपको पता है? दुनिया ही हमारी डिफरेंट हो गई है। सो क्या हुआ, कंपनी बुक पब्लिशिंग का काम कर रही है और क्या हुआ कि हालात बड़े पतले हो गए। क्यों? लोग अब जो है वो ऑनलाइन बुक्स भी बाय करना शुरू हो गए हैं। So this has led to a reduction in profits, and we recognize that we need to diversify our product range in order to survive. So as a result of this, we decided to offer a subscription-based website to customers, which would provide the customer with access to our full range of textbook and journals online. ये हमारी शॉप पे आप किताबें लेने कोई नहीं आता, तो चलो हमने सोचा है ऑनलाइन बुक्स का बिजनेस करते हैं। On investigation how to set up this website, we found that we lack sufficient knowledge and resources to develop it ourselves, and began to look for another company which has the necessary skills with the view to acquiring the company. तो क्लाइंट हमारा हमें बता रहा है कि अब हम ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, वेबसाइट बनानी है, तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, तो हमने सोचा है क्या किया जाए, ऐसी स्किल वाली एक कंपनी को ही एक्वायर कर लिया जाए, मीन कोई आईटी कंपनी को एक्वायर कर लिया जाए। वी हैव आइडेंटिफाइड मिजन कंपनी एज ए पोटेंशियल एक्विजिशन, एंड वी हैव अप्रोच्ड द बैंक फॉर अ लोन विच विल बी यूज्ड टू फाइनेंस द एक्विजिशन इफ इट गोज अहेड। Baltimore company has not previously acquired another company. Past experience नहीं है acquisition का. We would like to engage your firm to provide guidance regarding the acquisition. Due diligence. I understand that a due diligence review would be advisable prior to deciding on whether to go ahead with the acquisition, but the other directors are not sure that this is required, and they don't understand what the review would involve. तो हम बता सकते हैं उनको क्या ख्याल है कि क्या होता है ये। They are also unsure about the type of conclusion that would be issued and whether it would be similar to the opinion in an audit report. नहीं, ऑडिट में रीजनेबल पॉजिटिव हाई लेवल एश्योरेंस होती है, जबकि ये ड्यू डिलिजेंस क्या है, नॉन ऑडिट एंगेजमेंट है, तो इसमें लिमिटेड नेगेटिव या लो लेवल एश्योरेंस होती है। So to help me brief the other directors and using the information I have provided, I would like you to, for 6 marks, discuss the principal benefit to Baltimore company of a due diligence review being performed on Mission company. ड्यू डिलिजेंस के बेनिफिट बताने हैं। वो जैकब की रिक्वायरमेंट ए और ये सेम ही है? नो, सेम नहीं है। उधर एक्सटर्नली ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करने के आपने फायदे बताने थे, इधर ड्यू डिलिजेंस के फायदे बताने हैं। उधर एक्सटर्नली बताने थे तो हमने कहा इंडिपेंडेंट एक्सपर्टीज और टाइम सेव, इधर एक्सटर्नली नहीं। बिफोर एक्विजिशन ड्यू डिलिजेंस के फायदे क्या होंगे? तो क्या फ़ायदे होंगे? आपको जो टारगेट कंपनी है उसकी वर्थ का, उसके एसेट्स क्या है, उनकी क्या अमाउंट्स हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, उसका आइडिया मिल जाएगा। आपको उस कंपनी के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं आफ्टर एक्विजिशन, उनका आपको आइडिया मिल जाएगा। आपको स्ट्रक्चर और बिड में हेल्प मिल जाएगी कि एक एडवाइस टेक्निकल मिल जाएगी कि इधर आपको कैश में जाना चाहिए, कैश प्लस शेयर ऑप्शन में जाना चाहिए, क्या अदर फैक्टर्स भी साथ कंसीडर करने चाहिए। क्या ख्याल है? एसेट्स लायबिलिटीज़ की वैल्यू का पता चल जाएगा, स्ट्रेंथ लिमिटेशंस का पता चल जाएगा, और साथ स्ट्रक्चर और बिड में एक टेक्निकल एडवाइस मिल जाएगी कि इधर आपको एक्वायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए और क्या अदर फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए। उधर हमने बातें क्या की थी? इंडिपेंडेंट एक्सपर्टीज, टाइम सेविंग।
लेकिन इधर नहीं, ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करने का फायदा क्या होगा? पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन, बी अभी छोड़ के सी, describe the type of conclusion which would be issued for a due diligence report and compare this to an audit report. तो ऑडिट और नॉन ऑडिट को डिफरेंशिएट कर दो कि ऑडिट में हम क्या करते हैं, रीजनेबल, पॉजिटिव और हाई लेवल एश्योरेंस देते हैं, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव और डू नॉट गिव एंड फेयर व्यू। और ड्यू डिलिजेंस क्या है, एक नॉन ऑडिट एंगेजमेंट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिटेड, नेगेटिव, लाइक नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव एंड फेयर व्यू। लो लेवल अश्योरेंस देते हैं ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 3 लिमिटेड प्रोसीजर, एनालिटिकल, इंक्वायरी एंड रिटन रिप्रेजेंटेशन। 3 नंबर की बात की जा सकती। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन फॉर 16 गुड मार्क्स, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मैटर्स यू वुड फोकस ऑन इन योर ड्यू डिलिजेंस रिव्यू एंड रिकमेंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन यू विल नीड टू परफॉर्म योर वर्क। इन ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करने के लिए आप क्या मैटर्स कंसीडर करोगे और फिर आपने बताना है कि उससे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या देखोगे। जैकब की रिक्वायरमेंट भी क्या थी कि आप क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन देखोगे, उसके बाद आपने साथ बताना है मैटर मीन इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी। यहाँ पे उसने क्या किया, रिक्वायरमेंट को उल्टा दिया, अब मैटर पहले लिखना है, बाद में आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। लाइक वहाँ पे हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन हेडिंग दी थी बैंक लोन एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट, और हमने क्या लिखा था कि हमें नॉलेज चाहिए अबाउट अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, टाइम पीरियड एंड स्पेशली कोविनेट्स अटैच टू द लोन, कि आफ्टर चेंज ऑफ ओनरशिप हमें पे बैक तो नहीं करना पड़ेगा। अब हमने हेडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, हेडिंग देनी है मसला। तो मसला क्या है, बैंक लोन, लोन एग्रीमेंट नहीं, हेडिंग क्या देंगे, बैंक लोन। बात वही कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट इंटरेस्ट रेट, अमाउंट, टाइम पीरियड एंड स्पेशली कोविनेट्स अटैच टू द लोन, कि इन केस ऑफ चेंज ऑफ ओनरशिप हमें पे बैक तो नहीं करना पड़ेगा। Additional information for this will be loan agreement। मीन अब डॉक्यूमेंट का नाम हेडिंग नहीं देनी, हेडिंग क्या देनी है, मसला। वहाँ पे हमने हेडिंग दी थी शेयर होल्डर रजिस्टर, कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट हु इज़ अ मेजर शेयर होल्डर टू होम वी नीड टू डिस्कस द शेयर प्राइस। अब इसमें हम हेडिंग देंगे शेयर होल्डिंग, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट हु इज़ अ मेजर शेयर होल्डर टू होम वी नीड टू डिस्कस द शेयर प्राइस। एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर दिस विल बी शेयर होल्डर रजिस्टर। क्या ख्याल है, मीन अटेम्प्ट वैसे ही करना है, लेकिन हेडिंग अब डॉक्यूमेंट नहीं, वो बाद में लिखना है, हेडिंग अब मसला देना है, उधर हेडिंग डॉक्यूमेंट का नाम था। सो आगे क्वेश्चन, मार्क क्लियर हैज सेंट यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट मिजन कंपनी, कंपनी बैकग्राउंड। मिजन कंपनी was established 4 years ago by 2 university graduate Vic Santu and Lulin, who secured funds from a venture capitalist company BizGrow to set up the company। तो 2 यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, एक वेंचर कैपिटलिस्ट भी है, तो शेयर होल्डिंग हेडिंग दी जा सकती है। हमें इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी, लाइक हु इज़ अ मेजर शेयर होल्डर एंड व्हाट इज़ द होल्डिंग ऑफ दिस BizGrow, to whom we need to discuss the share price। Additional information for this will be shareholder register and any contract with BizGrow, कि अगर सिर्फ लोन दिया हुआ है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, या अगर ऑनरशिप है तो फिर शेयर होल्डिंग से पता चल जाएगी। क्या ख्याल है। Wick and Lu created a new type of website interface which has proven extremely popular and which led to the company growing rapidly and building a good reputation। तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, तो हेडिंग दे दी ग्रोथ। इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी बिकॉज इट कैन रिफ्लेक्ट आर बिड प्राइस। एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर दिस विल बी पास्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जहाँ से पता चलेगा क्या ग्रोथ का रेट है, प्रॉफिटेबिलिटी में, सेल में, या बाकी चीज़ों में। They continue to innovate and have won award for website design। अवार्ड भी मिला है, तो हेडिंग दे दी अवार्ड। इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ अवार्ड ऑन द बिजनेस, कि कहाँ से मिला है। एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर दिस विल बी सर्टिफिकेट, इसके साथ कोई सर्टिफिकेट भी मिला होगा, या एनी प्रेस रिलीज,
इन जब मिला होगा तो कोई न्यूज़पेपर में भी खबर आई होगी ना, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से मिला है तो प्रेस रिलीज कॉपी। विक एंड लू हैव ए माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग इन बिजन कंपनी। तो हम ऑलरेडी ऊपर शेयर होल्डिंग की बात कर चुके हैं, अगर ये माइनॉरिटी तो फिर शायद बिजग्रो मेजोरिटी होगा। मिजन कंपनी एम्प्लॉयज 50 पीपल एंड ऑपरेट फ्रॉम प्रीमिसेस ओन्ड बाय बिजग्रो। पहली बात तो 50 लोग हैं, तो एम्प्लॉयमेंट की हमें डिटेल चाहिए, लाइक आफ्टर एक्विजिशन अगर हमें स्टाफ कटिंग करनी है तो कोई रिडंडेंसी प्रोविजन तो नहीं बियर करना पड़ेगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर दिस विल बी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या ख्याल है? And operated from premises owned by Bizgrow for which a nominal rent of $100,000 is paid annually। तो रेंट की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि आफ्टर एक्विजिशन हमें भी इतना ही पे करना है या ये कोई स्पेशल अरेंजमेंट थी हमें ज़्यादा पे करना है। तो उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होगी? रेंटल एग्रीमेंट। क्या ख्याल है? रेंट एग्रीमेंट। The company uses a few assets other than computer equipment, fixture and fittings। Assets few हैं तो हेडिंग दे दो एसेट। हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि उस फ्यू की क्या वर्थ है, कौन से मेजर मटेरियल अकाउंट बैलेंसेस हैं, क्यों इट कैन रिफ्लेक्ट आर बिड प्राइस। ऑनरशिप भी हासिल, लेकिन ऑब्वियसली ऑन्ड एसेट की बात हो रही है, तो फ्यू में हमने देखना है फ्यू कितने हैं और उनकी वैल्यू कितनी है, क्यों वो वैल्यू हमारी शेयर प्राइस बिड प्राइस को अफेक्ट कर सकती है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होगी इससे रिलेटेड? एसेट रजिस्टर। एसेट रजिस्टर कॉपी, जहाँ से पता चलेगा एसेट की वैल्यू कितनी कितनी और कौन कौन से हैं। द बिगेस्ट एक्सपेंस इज वेजेस एंड सैलरीज एंड ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। क्यों? आईटी कंपनी है। फ्रीलांस स्पेशलिस्ट हैव बीन यूज्ड। फ्रीलांस part timer, full timer nahi, part timer used in the last 6 months according to the most recent audited financial statements। Mizan company has a bank balance of 500,000। तो पहले तो हम फ्रीलांसर की हेडिंग देंगे। फ्रीलांसर कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि आइदर ये कंपनी के नाम पर अटैच हैं या किसी पर्सनल रिलेशनशिप की बेस पर कंपनी में है। क्यों? आफ्टर एक्विजिशन अगर हमें भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी इन्हें सर्विसेज में इंगेज कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट विद फ्रीलांसर। साथ उसने कहा जी कंपनी का कैश बैलेंस है कितना? कैश एट बैंक 500,000, तो हेडिंग दे दी बैंक बैलेंस। इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि आइदर ये कोई स्पेशल रिसीविंग है फ्रॉम एनी कस्टमर एट द ईयर एंड या थ्रू आउट ईयर मेंटेन्ड है। क्यों? ये भी हमारी बिड प्राइस को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए? बैंक स्टेटमेंट कॉपी। बैंक कंफर्मेशन लेटर नहीं, क्यों? ऑडिट प्रोसीजर हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट। द कंपनी हैज 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स। $500,000 है। $500,000 कंपनी ने कैश रख के क्या करना है? ऑपरेशन में डालना चाहिए भाई। कैश रख के आपने क्या करना है? ऑपरेशन में डालो, उसका फ़ायदा होगा ना, सर्कुलेट होगा। कैश रख के बैठे रहो, फ़ायदा उसका कंपनियों में, लोगों के अकाउंट में तो हो सकता है ज़्यादा, कंपनी के अकाउंट में इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है? कंपनी को उसे यूज़ करना है, तो इसलिए हमने इन्फॉर्मेशन ले ली। क्यों? 500,000 अच्छा खासा है। आईटी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है कि किसी को सप्लायर को पे करना है। पेमेंट किसको है? किसी को भी नहीं है। सैलरी हाँ 50 एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन हो सकता है तब अरेंज कर लेते होंगे, कस्टमर के साथ डील होगी कुछ कि उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंपनीज के साथ मंथली बेसिस पे, वहाँ से या ईयरली बेसिस पे पेमेंट्स आती हैं। So the company has 3 revenue stream: developing and maintaining website for corporate customers। Mizan company charge a one-off fee to its customer for the initial development of a website and for maintaining the website for 2 years। मीन कस्टमर को वेबसाइट बना के ना सिर्फ देते हैं, 2 साल के लिए उसके लिए मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करते हैं एक फिक्स अमाउंट के ऊपर। The amount of this fee depend upon the size and complexity of the website and average at $10,000 per website।
The customer can then choose to pay another one-off fee averaging 2000 for Mizzen company to provide maintenance for a further 5 years. तो हमें क्या चाहिए, ये वेबसाइट डेवलपमेंट जो है इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए कि आइदर कस्टमर जो हैं वो कंपनी के नाम पर अटैच्ड हैं या किसी पर्सन के नाम पर है। क्यों आफ्टर एक्विजिशन ये रेवेन्यू स्ट्रीम हमें एक्रू होगी या नहीं होगी। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। साथ ही रिलेटेड हम थोड़ी सी बात और भी करेंगे कि ये वेबसाइट बनाने की 10,000 में फैसिलिटी अगर मिज़न कंपनी को भी है, क्या ख्याल है, और साथ 2 साल की मेंटेनेंस भी मिल रही है, साथ 2,000 और दे के 7 साल की मेंटेनेंस मिल रही है, तो आपने इतने पंगे में पड़ना ही क्यों है। क्या ख्याल है, एक्वायर करना ही नहीं चाहिए। फिर तो शायद 10,000 दे के वेबसाइट इस तरह से बना लेनी चाहिए। क्यों, आपका मेन काम क्या था, वेबसाइट बनाना ऑनलाइन बिजनेस के लिए। क्या ख्याल है, तो इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें जो है वो रिक्वायर होगी। Mizzen company has also developed a subscription-based website on which it provides access to technical material for computer specialist. मीन एक वेबसाइट पे कोई टेक्निकल मटेरियल रखा हुआ है जो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट को एक्सेस दी जाती है। कस्टमर्स पे एन एनुअल फी ऑफ $250 विच गिव्स देम अनलिमिटेड एक्सेस टू द वेबसाइट। लाइक कोई डिफरेंट सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, किसी को भी चाहिए तो इस वेबसाइट से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता है, लेकिन मेंबर सिर्फ कौन से मेंबर, जो $250 जो है वो पे कर रहे हैं एनुअली। दिस अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ मिज़न कंपनीज टोटल रेवेन्यू। तो हेडिंग दे दी सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट क्या कर रहा है, मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू वहाँ से कंट्रीब्यूट कर रहा है 30%। तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि आइदर कस्टमर जो हैं वो कंपनी के नाम पर अटैच्ड हैं या किसी पर्सनल रिलेशन की बेस पर। क्यों, आफ्टर एक्विजिशन अगर हमें मिलेंगे तो 30% रेवेन्यू मिलेगा। अगर किसी पर्सनल रिलेशनशिप की बेस पर हैं तो फिर ये 30% रेवेन्यू शायद सर्वाइवल को अफेक्ट भी कर सकता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर दिस विल बी कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कॉपी। क्या ख्याल है। नंबर 3 क्या है, द कंपनी हैज बिल्ट अप सेवरल कस्टमर डेटाबेसेस विच आर मेड अवेलेबल फॉर अ फी टू ऑफर कंपनीज फॉर मार्केटिंग पर्पसेस। इन कंपनी के पास कस्टमर के मार्केटिंग पर्पस के लिए कुछ डेटाबेस डिटेल अवेलेबल है। लाइक इस कॉलेज में आप लोग पढ़ने आते हो तो आप लोगों के नंबर कॉलेज के पास आ गए, कॉलेज ने क्या किया, 1 लाख स्टूडेंट का ये एक्टिव नंबर का डेटाबेस बना लिया। एक कंपनी आई, यार मुझे मार्केटिंग के लिए गंदे गंदे मैसेज करने हैं, तो प्लीज़ मुझे कोई 1 लाख एक्टिव नंबर दे देंगे, 1 लाख रुपया चार्ज करेंगे, ये लो दो। तो कंपनी भी क्या कर रही है, कस्टमर डेटाबेस इसने मेंटेन किया हुआ है फॉर मार्केटिंग पर्पस। दिस इज द स्मॉलेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम अकाउंटिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ मिज़न कंपनी टोटल रेवेन्यू। 20% स्मॉलेस्ट है। तो हेडिंग दे दी हमने कस्टमर डेटाबेस। इंफॉर्मेशन चाहिए 20% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है कि डेटाबेस रजिस्टर्ड जो है कंपनी के नाम पर है या सेव्ड इनटू कंपनी सिस्टम है या फिर कोई पर्सनल अरेंजमेंट है किसी ऑनर की या एम्प्लॉय की। क्यों कि आफ्टर एक्विजिशन हमें ये डाटाबेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्यों 20% रेवेन्यू जनरेट करता है ये। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या यहाँ से चाहिए हमें, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू डेटाबेस। क्या ख्याल है, अगर कहीं पर रजिस्टर्ड करवाया हुआ तो कंपनी के नाम पर है किसी ऑनर के नाम पर है। उसके बाद उसने कंपनी का फाइनेंशियल डाटा हमें निकाल के दे दिया भाई 30 सितंबर 20x0 20x1 2 3 रेवेन्यू देखें तो कंपनी का इंक्रीजिंग हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है, फाइनेंस कॉस्ट 250 पिछले 3 सालों से सेम है, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है, टैक्स इंक्रीज हो रहा है चूँकि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, एंड प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। कितने साल हैं, 4 ईयर्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लास्ट 3 ईयर्स की सेल ग्रोथ निकालेंगे।
अगर आप देखोगे तो 0 से 1 तक जो सेल ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी, 1 से 2 वाली उससे कम, 2 से 3 वाली उससे भी कम। हेडिंग देंगे सेल ग्रोथ। क्या ख्याल है? डिक्रीज हो रही है दिस टू दिस एंड दिस टू दिस, so we need to take information about its decreasing trend. This means company losing its customer and it can affect future survival of the company. Discuss audit नहीं आप कर रहे सर। We need to take reason about its reduction because it can affect future survival of the company. So additional information for this will be future forecast. फ्यूचर फोरकास्ट। क्या ख्याल है? जो है तो देख लेंगे हम। ऑब्टेन फ्यूचर फोरकास्ट फ्रॉम मैनेजमेंट नहीं, ऑडिट प्रोसीजर नहीं। उसके बाद अगर हम देखें तो कंपनी का जो जीपी है वो भी और नेट प्रॉफिट रेशियो को भी आप एक पॉइंट बना सकते हो कि ये भी कम हो रहा है, तो ये भी सर्वाइवल को अफेक्ट कर सकता है। तो इसे भी आपको क्या चाहिए? फ्यूचर फोरकास्ट। इसके अलावा अगर आप देखो तो कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट लास्ट 3 ईयर से सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा 3 सालों से। दिस मीन कंपनी नॉट सेटलिंग इट्स लोन या पेइंग इट्स लोन इंस्टॉलमेंट। क्या ख्याल है? तो हमें देखना है कि और कितने साल चलनी है, इसकी क्या सवेरिटी है, लोन की कॉविनेंट्स क्या हैं, आफ्टर चेंज ऑफ ऑनरशिप हमें कहीं सारा पे तो नहीं करना पड़ेगा। The additional information for this will be loan agreement. क्या ख्याल है कि 2-3 पॉइंट यहाँ से भी निकाले जा सकते हैं? एक अच्छा क्वेश्चन था ये भी, लेकिन अब हेडिंग डॉक्यूमेंट का नाम नहीं मसला, उसके बाद डॉक्यूमेंट। जैकब में क्या था? डॉक्यूमेंट का नाम हेडिंग, उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया उसमें मसला क्या होगा। सो 3 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए ड्यू डिलिजेंस के। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया एरिया डिस्कस करें।